नमस्कार साथियों। आज एक लंबे टाइम के बाद हम बीए सेकंड ईयर जो कि मॉडल पेपर है SI03 जिसके अंदर भारत का इतिहास कब से कब के है तो 1200 से लेकर 1740 ईस्वी तक। इसके अंदर बीए सेकंड ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आने वाले आगे 2026 2025 जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर सारे 50 हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं और आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लें। तो इसके अंदर आज हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये ओनली फॉर क्लास कोटा ओपन बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए है। SI03 इसका कोड है और ये भारत का इतिहास है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप ये काम करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी क्लासेस हैं बीए फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो सारी की सारी क्लास है आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और कैसे हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और कैसे हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1192। कब? 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 के अंदर। कब हुआ था? 1192 के अंदर। किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार। और उसके बाद उसके सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और ये भारत में मुस्लिम शासन का प्रारंभ था। ऐबक ने दास वंश की नींव रखी थी और इसके बाद इल्तुतमिश बलबन जैसे शासकों ने सल्तनत को संगठित किया और ये शासन 1526 ईस्वी तक चला था। और जब बाबर ने लोधी वंश को हराया था, कब से कब चला था? 1192 से लेकर 1526 तक। इसका ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आए तो आपको आंसर ऐसे देना है और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख कार्य क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख कार्य क्या थे? क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम लक बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं? लक बख्श कहा जाता है क्योंकि ये बहुत दानशील था। उसने कुतुब मीनार और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन अपने एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया या कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने प्रशासन को संगठित किया और दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके शासनकाल में मुस्लिम सत्ता की नींव भारत में मजबूत हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इल्तुतमिश का प्रशासनिक योगदान बताइए। इल्तुतमिश का प्रशासनिक योगदान बताना अपने को। तो इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक। कब से लेकर? 1211 से लेकर 1236 तक। कौन? इल्तुतमिश ने दास वंश को स्थापित प्रदान किया। उसने इफादारी प्रथा लागू की और मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की। साल सलन में टंका जीतल जैसे सिक्के जारी किए। टंका और जीतल जैसे सिक्के जारी किए। उसने सालिसा नामक 40 अमीरों की परिषद बनाई। कितने? 40 अमीरों की एक परिषद बनाई। इल्तुतमिश ने दिल्ली को एक संगठित राज्य का रूप दिया। संगठित मतलब एकता में ही बल है, तो उन्होंने दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और मंगलों के अधिकारों उद्देश्य से रक्षा की थी। आपको बीए सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के अंदर जितने मॉडल पेपर असाइनमेंट है सारे के सारे आपको यहीं पर फ्री मिल जाएंगे और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपन। रजिया सुल्तान का शासन काल में संक्षेप में अपने को वर्णन करना है। इसको अंदर ये रजिया सुल्तान भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासक थी। भारत की पहली शासक कौन थी? महिलाओं के अंदर रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक कितने 66 साल तक शासन किया। उनके शासनकाल में दक्षता दिखाई, लेकिन सामंतों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और 1240 में उसे मार दिया गया था। और रजिया का शासन महिला नेतृत्व का ऐतिहासिक उदाहरण है। ये आपको रजिया सुल्तान के बारे में अगर एग्जाम के अंदर पूछे तो ये आंसर आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बलबन की नीतियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन बलबन की नीतियों का वर्णन करना अपने को। तो बलबन का शासनकाल था वो था 1267 से लेकर 87 तक। तो बलबन की नीतियों का वर्णन करना अपने को। बलबन 1267 से लेकर 1287 में राजस्व की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उसने कहा कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसने कठोर अनुशासन लागू किया और अमीरों की शक्ति सीमित की और न्याय व्यवस्था, सीमाओं की सुरक्षा और राजकीय गौरव उसकी प्रमुख उपलब्धियाँ थी। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठन था। कौन था? बलबन।
अगर आप इस क्लास की आप PDF लेना चाहते हैं या असाइनमेंट जितने भी सारी की सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और टेलीग्राम की जो लिंक है PDF वहाँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF प्राप्त कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी JK शॉर्टकट बोलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी ने की थी। ये वंश 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजियों में साम्राज्य का विस्तार किया और मंगोलों को कई बार भी पराजित किया था। यह था खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 7 है अलाउद्दीन खिलजी के समाज सुधारों का वर्णन करना अपने को। अलाउद्दीन खिलजी जिसने कई बार राजस्थान के अंदर भी अटैक किया था, सितोड़ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने महंगाई रोकने के लिए कठोर बाजार नियंत्रण किया था, कठोर बाजार नियंत्रण किया था। उसने दिल्ली में बाजारों की व्यवस्था बनाई थी, जहाँ दरोगा ए रियासत का निरीक्षण किया था और वस्तुओं के भाव निश्चित किए थे। व्यापारी और दलालों पर निगरानी रखी गई थी। ये भारत का प्रथम संगठित आर्थिक नियंत्रण तंत्र था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से निभाई थी और उनको सुसंगठित रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य नीति क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य नीति क्या थी, मतलब सेना के अंदर किस प्रकार था कि इनकी व्यवस्था कैसी थी? तो उनके सामंतों की निजी सेना समाप्त की ओर थी, राज्य की स्थायी सेना बनाई गई थी और सैनिकों का वेतन नकद में दिया जाता था, नकद कैश। उसने घोड़ों की पैसा नीतू दाग, घोड़ों पर दाग और सैनिकों की सूची सेरा प्रणाली लागू की थी और इसके कारण उसकी सेना अनुशासित और प्रभावी बनी। घोड़ों की पहचान क्यों? क्योंकि अगर बाहरी देश का भी घोड़ा उसके अंदर सेना के अंदर शामिल हो सकता है तो सैनिकों की भी सूची बनाएगी। जैसे कि अपन मोबाइल पे कैसे लॉक लगाते हैं, फेस लॉक, तो वहाँ पे भी एक ऐसी प्रणाली बनाएगी, सेरा प्रणाली, ताकि कोई भी सैनिक आए तो उसकी अच्छे से पहचान हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख सुधारों की चर्चा करनी है अपने को। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक एक बुद्धिमान लेकिन अव्यवहारिक शासक था। उसने राजधानी स्थानांतरण की थी दिल्ली से दौलताबाद, टोकन मुद्रा स्थापित की, खुरासान अभियान जैसे प्रयोग किए। इन नीतियों की असफलता से विद्रोह बढ़े और परंतु उसकी प्रशासनिक दृष्टि अद्वितीय थी। और फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन करना पड़ेगा। फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन करना। तो फिरोज शाह ने 1351 से लेकर 1388 तक धार्मिक नीतियों पर ध्यान दिया। उसने जलाशय, नहरें, मस्जिदें, विद्यालय बनाए और जजिया कर को पुनः लागू किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने गुलामों के पालन पोषण हेतु संस्था बनाई। प्रशासनिक कल्याण हेतु वह प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर का भारत पर आक्रमण कब और क्यों हुआ? तैमूर का भारत पर आक्रमण कब और क्यों हुआ था? ये हुआ था शायद 1398 के समथिंग। अच्छा, यह आक्रमण कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूरलंग ने 1398 कब? ये रहा 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग ये शासन था, उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 के अंदर। और उसका उद्देश्य था कि भारत की संपत्ति को लूटना और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करना। जैसे कि अंग्रेज भारत पर अधिकार किया, उन्होंने अपने भारत को सोने की चिड़िया थे उसको लूटा और उसने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। किसने? तैमूरलंग ने। और भीषण नरसंहार किया, मतलब लोगों को मारा, उसके साथ लूट पूट की, दुर्व्यवहार किया। इस आक्रमण से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी और तुगलक वंश का पतन तेज हो गया था। तुगलक वंश का पतन कैसे हो गया था? तेज हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में खिज़र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज़र खान ने। किसने की थी? खिज़र खान ने स्थापना की। ये वंश 1451 तक चला था। उसके शासनकाल में दिल्ली की शक्ति सीमित क्षेत्र तक सिमट गई थी। अतः अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने हटाकर लोदी वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? आलम शाह ने बहलोल लोदी को हटाकर लोदी वंश की नींव रखी थी, आलम शाह ने। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसने 1451 में सत्ता संभाली थी और उसने अफगानों की शक्ति को भी एकजुट किया और पंजाब तथा दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। लोदी वंश भारत का अंतिम सल्तनती शासन वंश था। लोदी वंश भारत का अंतिम सल्तनती वंश कौन था? लोदी वंश। अगर आप BA सेकंड ईयर
कि जितने भी सारे के सारे मॉडल पेपर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम क्लास लेके आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य क्या थे? सिकंदर लोदी 1449 से लेकर 1517 तक एक सक्षम प्रशासक था। कैसा था? सक्षम प्रशासक था। उसने कृषि सुधार किए, भूमि मापन प्रणाली लागू की, जैसे राजस्व व्यवस्था को संगठित किया। उसने आगरा नगर की स्थापना की थी और धार्मिक रूप से सहिष्णुओं का विधानों को संरक्षण बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इब्राहिम लोदी की हार के प्रमुख कारण क्या थे? इब्राहिम लोदी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी के प्रमुख हार के कारण क्या थे? इब्राहिम लोदी अत्याचारी और हठी शासक था। आप जिस भी अत्याचार करोगे जनता उस दिन आपका हिसाब जरूर चुकाएगी। हठी शासक था। अमीरों के विद्रोह, असंतोष के कारण उसका पतन हुआ था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसे पराजित कर मार डाला और जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब इस क्लास की टेलीग्राम क्लास की जो लिंक है, जो सारे के सारे PDF है, तो आप टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। बाबर के भारत विजय के प्रमुख कारण क्या थे? उसने भारत के विजय के कारण क्या थे? उसने ऐसे क्या किया जो कि भारत को जीत लिया था? बाबर ने भारत पर 5 बार अटैक किया था। कितनी बार किया था? 5 बार अटैक किया था। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसकी विजय के कारण थे उसकी अनुशासित होना, सेना, तोपखाने का प्रयोग किया था सबसे पहले बाबर ने, और विरोधी पक्ष की असंगठित स्थिति थी जिससे कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती। मैं आपको अगर सीधी से वर्डों में बताऊँ तो उसकी अभी हमने ऊपर देखा था कि उसकी सेना बड़ी अनुशासित थी, जैसे कि फेस प्रणाली थी, फेस स्क्रीन, तोप खाने का उसने क्योंकि तोप प्रयोग किया। सामने से कोई अगर गोली चला रहा है, अगर हम इधर से तोप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो तोप चलाएगा वो ही जीतेगा। और विरोधी पक्ष की असंगठित, विरोध के अंदर भारत के अंदर क्या गई उस समय शासक एकजुट नहीं थे। एकजुट नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा आके इसके अंदर फूट डालेगा, तो इसलिए मुगल सत्ता क्या होगी यहाँ पे नहीं हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, पानीपत का युद्ध। आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर एक बार जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी पेपर हो, एक बार क्वेश्चन आता ही है पानीपत का युद्ध का वर्णन करो, तो मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ और इसके आगे आप जो भी वर्णन बोले, 400 बोले, 800 वर्डों में बोले, तो वर्णन कर लेना। 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। इसने भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ रहा। इस युद्ध में बाबर ने तोपों के उपयोग में इब्राहिम लोदी को पराजित कर लिया था। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी, इसके मध्य इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था और ये युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। बाबर के प्रमुख गुण क्या थे? तो बाबर एक कुशल सैनिक था, कवि था और लेखक था, और उसकी आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, जिसको बोलते हैं बाबरनामा। फारसी भाषा में लिखी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। और किसने, कौन सी भाषा में लिखी? तो फारसी में लिखी गई थी। और उसने पानीपत, खानवा, गागरा के युद्ध जीते थे। वह बहादुर, सहिष्णु और सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील शासक था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हुमायूं की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? हुमायूं का जो शासन था 1530 से लेकर 1540 तक 10 साल का शासन था। कितना साल का था? 10 ईयर का। और अपने भाइयों के साथ वह सत्ता बांट दी थी, जिससे कि राज्य कमज़ोर हो गया था। एक बात हमेशा एक आप ध्यान रखा, जब भी आप अलग थलग रहोगे तो आपके अंदर आपके वो राज्य हो, परिवार हो, हमेशा वो कमज़ोर चीज़ होती है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ था, राज्य कमज़ोर हो गया था और शेरशाह सूरी ने हार कर उसके निर्वासन जाना पड़ा। 1555 उसने पुनः दिल्ली प्राप्त की, और परंतु 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी कमज़ोर नेतृत्व क्षमता उसकी हार का प्रमुख कारण बनी थी। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या करनी है अपने को। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या करनी है अपने को। तो शेरशाह 1540 में लेकर 1545 तक एक कुशल प्रशासक था। उसने राजस्व प्रणाली, डाक प्रथा, सड़क निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड और सिक्का सुधार की, और उसकी शासन प्रणाली को अकबर ने भी अपनाया और उसे भारत का द्वितीय चंद्रगुप्त कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। क्वेश्चन नंबर 21 से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देख लें, क्योंकि हमारे 50 क्वेश्चन हमारे पास, तो जल्दी करनी पड़ेगी। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करना अपने को। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई थी। उसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। उसने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जजिया कर को समाप्त किया था। धार्मिक वाद विवाद की इबादत खाना की स्थापना की थी। दीन इलाही नामक धर्म का प्रचार किया था और उसकी उदारता का ये प्रमुख प्रतीक था। अकबर के नवरत्न सभा का वर्णन करना अपने को। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान थे। बीरबल था, तानसेन था, अबुल फजल था, फैजी था, राजा टोडरमल था, मान सिंह था, अब्दुल रहीम था, खान खाना था,
मुला दो प्याजदा फकीर अजीर्ण था। इन नवरत्नों में साहित्य, संगीत और प्रशासन और कूटनीति का महत्व योगदान था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो अकबर ने 4 जो दूत भेजे थे, उसके अंदर मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूँ ना। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में आपको कहीं अगर महाराणा प्रताप से या अकबर से क्वेश्चन आता है, ये जरूर आता है कि जो उसने दूध भेजे 4 दूध भेजे। इसकी ट्रिक है जमा भटो। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता रहा हूँ, जमा भटो। तो सबसे पहले भेजा क्या था वो जलाल खान, 2 नंबर पे मान सिंह, और 3 नंबर पे भगवंत दास, और 4 नंबर पे टोडरमल। तो ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे गए थे। इसकी ट्रिक है जमा भटो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, टोडरमल की राजस्व प्रणाली का वर्णन करना अपने को। टोडरमल राजा टोडरमल 10 साल प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर तय कर दिया जाता था, और भूमि माप, नक्शे और रिकॉर्ड का प्रयोग शुरू हुआ था, और ये व्यवस्था किसान और राज्य दोनों के बीच लाभकारी सिद्ध हुई। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर की नीति में साम्राज्य विस्तार के सिद्धांत को अपने को समझाना है। अकबर ने युद्ध, कूटनीति ने दोनों से साम्राज्य को बढ़ाया था। राजपूतों से मैत्री कर उसने उत्तर भारत को स्थिर किया, बंगाल, गुजरात, कश्मीर और दक्कन जैसे साम्राज्यों को फैलाया, और उसने एकता और प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया था। जहांगीर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जहांगीर की ज़्यादा इतनी कुछ है नहीं। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक रहा था। उसने जंजीरें इंसाफ लगी ताकि तो कोई भी सीधे न्याय के रूप में अपील कर सके। उसने जंजीरें न्याय, अगर कोई भी वहाँ के दरबार में जाता तो जंजीर बजानी होती है, जंजीरें इंसाफ, तो वहाँ बजाते उसके साथ न्याय होता था। कला और चित्रकला के साथ उसने उन्नति की थी। उसकी पत्नी नूरजा और जहांगीर आप याद कर लेना, और इसके अंदर जंजीरें इंसाफ याद कर लेना। शाहजहाँ के स्थापत्य कार्य कौन से थे? शाहजहाँ ने भारत के अंदर जो बड़े ही अच्छे कार्य किए थे, और उसके अंदर स्थापत्य कला को उसने बेरूपी से अच्छे से निभाया था। शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658 तक ने भारत को स्थापत्य कला की ऊंचाई पर पहुंचाया था। उसने ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, दिल्ली का जो है जमा मस्जिद दिल्ली वाली बनी थी, मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसलिए उसको निर्माण करता सम्राट कहा जाता है। तो शाहजहाँ की आप याद रख लेना, और उसके काल को मुगल काल का स्वर्णयुग काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, औरंगजेब की आर्थिक नीति का वर्णन करना अपने को। औरंगजेब की आर्थिक नीति का वर्णन करना है। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी में कट्टर इस्लामी नीतियाँ अपनाई थी। उसने जजिया कर को पुनः लगाया था, मंदिर ध्वस्त कराए थे, और गैर मुसलमानों को सरकारी पदों से दूर किया था। इससे हिंदू विरोध और विद्रोह बढ़ा था, और उसके शासनकाल से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। मराठा शक्ति के उदय के कारण क्या थे? मराठा शक्ति के प्रमुख उदय के कारण क्या थे? तो मराठा शक्ति के प्रमुख उदय के कारण थे मुगलों की कट्टर नीतियाँ, स्थानीय असंतोष, भौगोलिक एकता ने मराठों को संगठित किया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति 17वीं शताब्दी, कौन सी शक्ति 17वीं शताब्दी में उभरी थी। स्थानीय प्रशासन और जनता का समर्थन मराठा उबार का प्रमुख कारण बना था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी का प्रशासनिक संगठन बताना अपने को। शिवाजी ने कुशल प्रशासन किया था। उसका अष्टप्रधान परिषद थी, पेशवा थे, अमात्य था, सेनापति, सुमंत, सचिव था, पंडित राव था, न्यायाधीश था, मंत्री शासन में सहयोग करते थे। उसने सेना, राजस्व, न्याय और जासूसी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था। शिवाजी दक्षिण भारत के सबसे योद्धाशाली शासक थे। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से संबंधित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1637 में रायगढ़ में हुआ था। उसने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, और इससे मराठा साम्राज्य को वैधता मिली, और ये सल्तनत हिंदू राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। औरंगजेब और शिवाजी के संबंधों का वर्णन करना पड़ेगा। औरंगजेब और शिवाजी ने औरंगजेब के अधीन दक्कन के सूबेदारों से युद्ध किया था। आगरा दरबार में शिवाजी का अपमान हुआ था, जिससे उसने भागकर स्वतंत्रता संग्राम तेज किया था। औरंगजेब शिवाजी को अधीन नहीं कर सका, अर्थात शिवाजी की स्वतंत्रता बनी रही थी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जितने भी क्लास के मॉडल पेपर होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारे मॉडल पेपर देख लें, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? आपको कारण लिखना है इसके अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर कारण हो जाएंगे धार्मिक असहिष्णुता, लगातार युद्ध हो रहे थे, कमज़ोर उत्तराधिकारी आ रहे थे, जैसे कि नूरजहाँ जैसे शासक को अंदर महिला मिली थी, और जहांगीर ऐसे शासक, प्रांतीय विद्रोह, मुगल
बहादुर शाह जफर प्रमुख कारण थे। ये धार्मिक सूचना और लगातार युद्ध हो रही थी और कमजोर उत्तराधिकारी आ रही थी और प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार हो रहा था और प्रांतीय विद्रोह में मुगल पतन के प्रमुख कारण थे। और औरंगजेब के बाद साम्राज्य धीरे धीरे टूटता गया। 18वीं सदी में अंग्रेज प्रभाव बढ़ाने लगा था। मोहम्मद शाह गिरती। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्यों हुआ? मध्यकाल में समाज में भेदभाव की रूढ़ियाँ बढ़ गई थी। इससे प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हुआ था। संत कबीर, मीरा, तुलसी, सूरदास आदि ने ईश्वर भक्ति और समानता का संदेश दिया। ये सामाजिक एकता मजबूत हुई थी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य का प्रमुख क्यों हुआ था? सूफी आंदोलन की विशेषता क्या थे अपने को इसकी? तो सूफी आंदोलन की विशेषता प्रमुख है। सूफी संतों ने प्रेम, सहिष्णु, मानवता का संदेश दिया था। उसने धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया। ये मुस्लिम संत थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी, निजामुद्दीन औलिया जैसे हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। तुलसीदास की सामाजिक भूमिका का वर्णन करना अपने को। तुलसीदास की सामाजिक भूमिका का वर्णन है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति, नीति और समाज सुधार का संदेश दिया था। उन्होंने राम को आदर्श मानवता रूप में प्रस्तुत किया था। उनकी काव्य शैली ने हिंदी भाषा को जन्म भाषा बनाया था और साम्राज्य में चेतना जगाई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मीराबाई की भक्ति का स्वरूप बताना अपने को। मीराबाई की भक्ति का प्रमुख स्वरूप बताना। मीरा ने कृष्ण को अपना आराध्य माना था। उनका भक्ति भाव, प्रेम और समर्पण से भरा था। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ा और स्त्री स्वतंत्रता का उदाहरण दिया। उसके पद सरल, मधुर और भावपूर्ण है। उसके पद सरल और मधुर और भावपूर्ण है। कबीर के उपदेशों की विशेषता बतानी अपने को। कबीर के उपदेश क्या थे? तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता को संदेश दिया था। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति और पाखंड का विरोध किया था। उनका संदेश था कि जो मानुष्यता में विश्वास रखता है, मनुष्य मानव में विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त है। उनके दोहे आज भी लोक भाषा में लोकप्रिय हैं, कबीरदास जी के। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुगल काल में कला और स्थापत्य का विकास कैसे हुआ था? मुगल काल में कला और स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ था? तो मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्ण युग था। अकबर ने फतेहपुरी सीकरी बनाया था और शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। और चित्रकला में फारसी और भारतीय शैली का समन्वय हुआ था। संगीत में तानसेन जैसे कलाकार उभरे थे। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक महत्व बताना अपने को। फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक महत्व बताना है। फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक महत्व। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1559 ईस्वी को अपनी नई राजधानी बनी थी। किसने? अकबर ने। अकबर ने कब बनाई थी? 1569। यहाँ की बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास, दीवान आम, सलीम चिश्ती की दरगाह स्थापत्य कला के प्रमुख उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ताजमहल को विश्व का आश्चर्य क्यों कहा जाता है? ताजमहल को विश्व का आश्चर्य क्यों कहा जाता है? ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति बनाया था और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये प्रेम का प्रतीक है। इसे संतुलित योजना, कलात्मक नक्काशी और गुंबद जैसे विश्व का वास्तुकला चमत्कार बनाती है। औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी रही थी? औरंगजेब के पश्चात तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से उपतन हुआ था। उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर और विलासी और अयोग्य थे। साम्राज्य के प्रांतों में स्वतंत्रता प्रवृत्ति बढ़ी थी। तो हैदराबाद, अवध और बंगाल के नवाब स्वतंत्र शासक बन गए थे। मराठों, जाटों और सिखों और राजपूतों के विद्रोह ने साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने उनकी स्थिति को खराब कर दी। इस प्रकार 18वीं सदी मुगल शक्ति केवल नाम मात्र रह गई थी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब और उसका प्रभाव क्या रहा था? नादिर शाह जो कि फारस ईरान का शासक था, उसने 1739 के अंदर दिल्ली पर आक्रमण किया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासन कर रहा था। नादिर शाह ने दिल्ली में भयानक नरसंहार किया था और कोहिनूर हीरा और तख्त ताउस लूटा था। कोहिनूर हीरा किसने लिया था? नादिर शाह ने लूटा था। वर्तमान इंग्लैंड में है। उसने आक्रमण से भारत की आर्थिक स्थिति सरमरा गई और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा ध्वस्त हो गई थी। इससे प्रांतीय सभ्यता की प्रवृत्ति बढ़ी और विदेशी शक्तियों को अस्तित्व का प्रशस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का वर्णन करना अपने को। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1767 के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। उनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का पर्व मैंने आपको बता दिया था। और 1192 के अंदर 1761 में
जो हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसके अंदर मराठों की हार हुई थी। इस आक्रमण से उत्तर भारत में अराजकता फैल गई, व्यापार और कृषि नष्ट हो गए थे, मुगल शासन की कमजोर स्थिति होने लगी थी और अंग्रेजों की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। यहाँ पे बंगाल में नवाबशी शासन की स्थापना कैसे हुई थी? बंगाल के अंदर नवाबशी शासन की स्थापना कैसे हुई थी? तो मुगल शासन के कमज़ोर होने पर 1717 ईस्वी में मुर्शद कुली खान ने बंगाल में स्वायत्त शासन की नींव रखी थी। उसके बाद शुजा-ए-दौला सिराजुद्दौला ने बंगाल की सत्ता संभाली थी। बंगाल के उन्नत कृषि और व्यापार से उसने समृद्ध प्रांत बनाया था। अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल को अपने अधीन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कब और कैसे हुआ था? मतलब कब और क्यों हुआ था? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। 1498 वास्को डी गामा भारत की खोज की। भारत की खोज इसने नहीं की थी, इसने की दुनिया से जो रास्ता खोजने का, जो भारत आया था वो रास्ता उसने सबसे पहले ये खोजा था। इसने सबसे पहले कलिकट बंदर का पहुंचा था, उसके बाद पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे और लास्ट के अंदर फ्रांसीसी आए थे। व्यापार के लिए आदिवासी भारत आए थे। मसालों के लिए रेशम, कपास और नील के व्यापार ने भारत को आकर्षण का केंद्र बना लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 46 अपने पास 4 क्वेश्चन थे इसमें से, तो जल्दी कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो आगे के जो SI04 है, इसका सेकंड पार्ट है SI04 जो का कोड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसकी क्लास हम भी जल्दी लेके आएंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 पुर्तगालियों के भारत की स्थिति का वर्णन करना पड़ेगा। पुर्तगालियों की जो कि भारत के अंदर स्थिति कैसी थी उसका वर्णन करना है। तो पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थी। उन्होंने गोवा, दमन, दीव में अपने उपनिवेश स्थापित किए। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने व्यापार के साथ धर्म प्रसार किया था, परंतु 17वीं शताब्दी में तो उनका प्रभाव घट गया था। अंग्रेजों ने उनके पीछे छोड़ दिया था। डच और हॉलैंड व्यापारियों की भारत में भूमिका बतानी अपने को। डच व्यापारी 1605 में भारत आए थे। उन्होंने पल्लीकट, नागपट्टनम, सूरत में अपने कारखाने खोले। वे मुख्यतः मसालों और वस्त्रों का व्यापार करते थे, परंतु अंग्रेज और फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा में वह धीरे धीरे भारत से बाहर हो गए। 1800 शताब्दी में उनका व्यापार केवल इंडोनेशिया तक ही सीमित रहेगा। किसका? डच का। अंग्रेजों के भारत आगमन और प्रारंभिक व्यापार की व्याख्या करनी है अपने को। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1613 ईस्वी में उन्होंने सूरत में पहला कारखाना खोला था। शाहजहां और औरंगजेब के समय उन्होंने व्यापारिक छूटें मिली थी। धीरे धीरे मद्रास, मुंबई, कलकत्ता केंद्र स्थापित हो गए थे और फिर प्रारंभ में व्यापारी बन गए थे, परंतु बाद में वो राजनीतिक शक्ति बनकर रह गई थी। अंग्रेज बड़े ही चापलूस निकले थे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ से आप क्लास की सारी PDF प्राप्त कर लेंगे और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मुझे भी बहुत मेहनत लगती है क्लास को, जैसे कि इनकी टाइपिंग करने में, हर क्वेश्चन किताबों से खोज कर लिखना और कौन से क्वेश्चन आए हैं नहीं आए हैं। तो इसलिए आप क्लास को लाइक कर लें और अपने छोटे भाई के साथ सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाले टाइम के अंदर जो आपके बड़े भाई या छोटे भाई जो BA सेकेंड ईयर करेंगे। फ्रांसीसी शक्ति के भारत में उदय और पतन का कारण क्या था? फ्रांसीसी शक्ति 1664 में डच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत आए थे। उन्होंने पांडिचेरी, चंद्रनगर और करेकल में अपने केंद्र बनाए थे। कहाँ पर बने थे? करेकल। उन्होंने पांडिचेरी, मैंने आपको बताया था, पांडिचेरी, चंद्रनगर और करेकल में अपने केंद्र बनाए थे। डुगलो के नेतृत्व में उन्होंने दक्षिण भारत में शक्ति बढ़ाई थी, परंतु 1757-1763 की अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था, जिसने कर्नाटक युद्ध पराजित हो गए थे और 1763 में पेरिस संधि के बाद भारत में अंग्रेजों की वर्चस्व स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम क्वेश्चन है आज का। भारत में 1740 के ऐतिहासिक परिवर्तनों का संक्षेप में वर्णन करना अपने को। 1200 से लेकर 1740 ईस्वी तक भारत में अनेक उतार चढ़ाव देखे, जिससे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष और पतन तक राजनीतिक ढांचा बदला था। यह 1240 से लेकर 1740 तक, जैसे कि आपके अंदर SI03 के अंदर जो 1240 से लेकर 1740 तक, इसके अंदर सारे व्याख्या आ जाएंगी। राजनीतिक ढांचा बदला, सामाजिक रूप से भक्ति और सूफी संतों का एकता का संदेश दिया था। सांस्कृतिक रूप से हिंदी, फारसी, उर्दू साहित्य का विकास हुआ था और कला और स्थापत्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई थी। परंतु 18वीं शताब्दी में प्रारंभ तक मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी और यूरोपीय शक्तियाँ, विशेषकर जो कि अंग्रेज आ गए थे और भारत के इतिहास में औपनिवेशिक कला की शुरुआत हो गई थी। तो अब मेरे टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और कमेंट पिन में आपको पिन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वीडियो को आप लाइक जरूर कर लें। अब इसके आगे SI04
और SD03 और SD04 के अंदर हम सारे के सारे मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो आप इसलिए क्लास को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जितने की सारी क्लास लेके आएंगे तो सबसे पहले आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको जितने भी असाइनमेंट चाहिए ना, तो आपको सारे के सारे असाइनमेंट भी, ये फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सारे के सारे असाइनमेंट इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। और आप अगर मेरी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपके सारे के सारे वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।